नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूं राजश्री आपके साथ। किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार ही मानव अधिकार है और आज हम मानव अधिकार की ही बात करने वाले हैं अपने इस खास कार्यक्रम में। मानवाधिकार संरक्षण की नींव संविधान में रखी गई है और कानूनों के जरिए एक सुरक्षा कवच बनाया गया जो मानवाधिकारों की रक्षा कर सके। लेकिन जमीनी हालात ऐसे रहे कि मानवाधिकार हनन लगातार होता ही रहा। आजादी के बाद बंटवारे पर हिंसा, लगातार हुए सांप्रदायिक तकरार, आतंकवाद, नक्सली हिंसा, पुलिसिया प्रताड़ना और मुठभेड़, मॉब लिंचिंग और हेट स्पीच, घटनाओं की फहरिस्त बहुत लंबी है और हादसों के आंकड़े दिल दहला देंगे। दरअसल देश में 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार कानून लागू किया गया और 12 अक्टूबर 1993 में सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। भारतीय संविधान में न सिर्फ बुनियादी अधिकारों को अहम जगह दी गई है बल्कि मानवाधिकारों की गारंटी भी दी गई है। मानवाधिकारों के उल्लंघन करने पर सजा का भी प्रावधान है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट को बुनियादी हकों का रखवाला कहा गया है। ऐसे में मानवाधिकारों की रक्षा की जिम्मेदारी भी न्यायालय पर रहती है। वहीं इसका अंतिम और सशक्त प्रहरी माना जाता है। मानवाधिकारों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इसका हनन राजनीतिक कारणों से होता है और धार्मिक मुद्दों पर भी शोषण का कई मामले हमारे सामने आते हैं। वक्त वक्त पर पुलिस प्रशासन भी मानव की गरिमा पर अपना हाथ डालती दिखती है। ऐसे में नागरिकों के लिए कोर्ट ही अंतिम रक्षक के रूप में हमारे सामने आ जाता है। लेकिन मानवाधिकार आयोग की भूमिका इन सब के बीच कम नहीं हो जाती बल्कि बेहद अहम रहती है। सरकारी निर्णयों को पलटकर अदालतों ने अपने फैसलों से मानवाधिकारों की रक्षा की है। फिर वो चाहे शाहबानो केस हो, भोपाल गैस त्रासदी हो, हर वर्ग की रक्षा के लिए अदालतें सामने आती रही हैं। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए खास तौर पर सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जब गठन किया तब ये उम्मीद की गई थी कि इस देश में मानवाधिकार हनन के किस्से और मामले कम हो जाएंगे और न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि इसके साथ हर राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। लेकिन कई राज्यों में आयोग के अध्यक्ष भी अभी तक नियुक्त नहीं हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि अभी दिल्ली दूर सी लगती है। एनएचआरसी की सबसे बड़ी कमी ये है कि ये केवल अनुशंसाएं ही कर सकता है। निर्णयों को लागू करने की शक्ति इसके पास अभी तक नहीं है और न ही इसके पास दंडात्मक शक्तियां हैं। ऐसे में सक्षम तरीके से कार्य करने के लिए एनएचआरसी को सरकार का मोहताज होना पड़ता है। राज्य के आयोग एनएचआरसी के अधीन नहीं है। ऐसे में देशव्यापी प्लान को अंजाम देना बहुत मुश्किल है। इसी बीच मानवाधिकार हनन के आंकड़ों पर यदि हम बात करें तो वो लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 2 साल में पुलिस हिरासत में 4,484 मौतें हुई हैं। पिछले 2 वर्षों में एनकाउंटर की जो खबरें हैं और उससे जो मौत हुई है उस पूरे मामले में लगभग 69% की वृद्धि हुई है। विचाराधीन कैदियों की सूची में 75% के साथ भारत दुनिया में 6ठे स्थान पर है। 2019 में यूएपीए के तहत दर्ज केसों में दोष सिद्धि की संख्या 135% बढ़ी। आंकड़े हमें सोचने को मजबूर कर रहे हैं। तमाम संवैधानिक, कानूनी और संस्थागत प्रावधानों के बावजूद क्यों आज भी मानवाधिकार पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है हमारे देश में, बड़ा सवाल है। सवाल ये भी उठता है कि ऐसे संगीन हालात में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका क्या है? कैसे ज्यादा इसे प्रासंगिक बनाया जा सकेगा? क्या वाकई ये प्रासंगिक है भी? ये भी अपने आप में सवाल है। क्या लोगों को इस संस्था पर विश्वास है? क्या एनएचआरसी लोगों को राहत दिला पा रहा है या केवल एक तरह से कहा जाए कि सेरेमोनियल संस्था बनकर रह गई है? क्या पुलिस अपनी भूमिका सही तरीके से निभा रही है? तमाम सवाल हैं जो अपना जवाब ढूंढ रहे हैं। मानवाधिकार की स्थिति के तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है और ऐसा अनुभवी पैनल जो सीधे तौर पर हमें
इन पूरी स्थितियों से अवगत भी कराएगा और साथ ही इससे निजात हम कैसे पाएं ये भी हमें बताएगा। हमारे साथ एनएचआरसी के वर्तमान और कई पूर्व चेयरपर्सन मौजूद हैं। साथ में एससीबी के उपाध्यक्ष प्रदीप राय वरिष्ठ वकील हैं, वो भी हमारे साथ हैं। और लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक खास रिपोर्ट जरूर दिखाना चाहेंगे जिनसे आप आंकड़ों के लिहाज से समझ पाएंगे कि आखिर मानवाधिकार के सवाल पर हमारा देश और हम कहाँ खड़े हैं। मानवाधिकार दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एनएचआरसी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है। यह मानवाधिकार पर जागरूकता फैला रहा है। NHRC has done a commendable job of protecting as well as promoting human rights. India is proud of the fact that its work has been appreciated internationally. It has been enjoying the status of accreditation with the global network of national human rights institutions called GANHRI. It is highly notable that the NHRC has been proactive in making up redressal in a range of issues from child labor and bonded labor to health and mental health, disability and elderly persons, women, children, LGBTs and more. वहीं एनएचआरसी के चेयरपर्सन जस्टिस अरुण मिश्रा ने गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी सर्वोपरि है। The freedom of speech and expression are supreme, which has to be exercised with responsibilities while protecting the dignity of others. Fulfillment of a promise of justice on the ground level is necessary for inclusive growth. उन्होंने कहा कि गरीबों को न्याय मिलना चाहिए। अरुण मिश्रा ने बच्चों के मानवाधिकार के उल्लंघन पर चिंता जताई। उन्होंने नकली दवाइयों के खिलाफ मुहिम छेड़ने पर भी जोर दिया। साथ में पर्यावरण संरक्षित करने पर भी उन्होंने जोर दिया। And protect climatic change. More so, while achieving sustainable development goals, we cannot keep cutting trees and claim the right to life in a healthy environment. Human Rights Day reminds us of love and affection for all fellow human and living creatures. We cannot exist alone. We need to coexist. Different rights interact. Respect for each one's right is the day's mandate for survival of human race. हर साल 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। साल 1948 में इसी दिन यूनाइटेड नेशंस के 56 सदस्यों ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया था। इस बार की थीम है गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय। इसी कड़ी में मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की 75वीं वर्षगांठ 10 दिसंबर 2023 को भी मनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। और इस रिपोर्ट के साथ ही शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम का। और एक बार परिचित करा दूं अपने तमाम बेहद वरिष्ठ पैनल से। हमारे साथ जस्टिस एम एन वेंकटचलैया, पूर्व सीजीआई और पूर्व अध्यक्ष एनएचआरसी के मौजूद है, जो कि दूसरे अध्यक्ष बने एनएचआरसी के, और जिनके कार्यकाल में कहा जाता है कि एनएचआरसी को सबसे ज्यादा ताकत मिली और सबसे ज्यादा एक तरह से चर्चा मिली। हमारे साथ जस्टिस के जी बालाकृष्णन मौजूद हैं, पूर्व सीजीआई, और वो भी पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। एनएचआरसी के 6ठे अध्यक्ष रहे के जी बालाकृष्णन साहब। जस्टिस अरुण मिश्रा अध्यक्ष हैं इस वक्त एनएचआरसी के। और हमारे साथ प्रदीप राय उपाध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और मानवाधिकार के कई मामलों को उन्होंने बेहद करीब से देखा भी और उसे सुलझाया भी। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत मेरे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जस्टिस वेंकटचलैया, आई विल कम टू यू सर. Sir, I have some figures from this. These all figures are from National Human Rights Commissions only.
it say that violation have increased by around 37% between 2020 and 2021 and 2021 between 2022. As the ex-chairman of NHRC, how do you see the current state of human rights in India, sir? You asked me about the state of human rights in India. I recall an incident way back. Some journalists asked me in Edmonton, what's the state of human rights in India? Say it in one word. I said, good. She said, it was an ambush interview. She said, if I ask you to explain it in 2 words, I said, not good. That sums up the dilemma of the discourse. The higher reporting to the National Human Rights Commission is perhaps on account of the greater trust and confidence people have in the Human Rights Commission. Secondly, there might have been a greater awareness of human rights discourse amongst people. And thirdly, there must be perhaps a case of genuine increase in the violations of human rights. That sums up the thing. But human rights civilization itself is different. In fact, people understand it only in a narrow sense. In a broader sense, it's a philosophy, it's a way of living. बिल्कुल। जस्टिस मिश्रा, अभी जस्टिस वेंकट चलिया को हम सबने सुना और देश में मानवाधिकार पर उन्होंने अपना ये आकलन हमारे सबके सामने रखा है। सर, आपसे जरूर ये स्थिति जानना चाहूंगी कि हम क्षेत्र अगर देखा जाए तमाम हम क्षेत्रों में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस ज्यादती की चिंता सबको रहती है। और पुलिस ज्यादती की बात करें तो सरकार ने लोकसभा में बताया कि पिछले 2 सालों में पुलिस हिरासत में 4,484 मौतें हुई हैं। NHRC इस संबंध में क्या कर रहा है सर, ये सभी जानना चाहेंगे। इसको हमें 2 भागों में बांटना होगा। कुछ ऐसी मृत्यु हैं इसमें जो कि जेल में हुई, उसको पुलिस लॉकअप में, पुलिस स्टेशन में, जो पुलिस कस्टडी में जो डेथ होती है पुलिस स्टेशन के भीतर, उसको, तथा जो जेल में मृत्यु होती है कैदियों की, उसको 2 भागों में विभक्त करना होगा। तो इसमें जो संख्या है 2 वर्ष की संख्या है। और अगर आंकड़े लें जो हमारे यहाँ भी उपलब्ध हैं तो 2021 के आंकड़े प्रदर्शित करते हैं कि कुल 1879 डेथ जुडिशल कस्टडी में हुई, मतलब जेल के भीतर हुई, और करीबन 120 के लगभग मृत्यु पुलिस कस्टडी में हुई, जिसको पुलिस लॉकअप में मृत्यु हम कह सकते हैं। तो इसमें से जो अधिकांश मृत्यु हुई हैं, इसको जैसे आपने कहा पुलिस जाति से हुई, ये कहना गलत है। इसमें अधिकांश मृत्यु ऐसी हैं जो जेल में हुई, जो नैसर्गिक कारणों के वजह से हुई। जो हमारे यहाँ के आंकड़े ये प्रदर्शित करते हैं कि 2015 में जो मृत्यु का प्रतिशत अगर लें तो 2016 में 86% नेचुरल डेथ था, जो प्राकृतिक कारणों से जेल में मृत्यु होती थी। अब वो कारण बढ़कर नेचुरल, जो प्राकृतिक कारणों से मृत्यु जेल में हो रही है, उसका प्रतिशत बढ़कर 88.8% हुआ है। तथा जो अननेचुरल डेथ हैं वो भी, उनकी संख्या भी घटी है तथा उसमें भी कमी आई है अननेचुरल डेथ में, जो जेल में होती हैं। इसमें से जो आपने मृत्यु बताई, जो इसका संख्या बताई, वो पुलिस लॉकअप में जो 120 मृत्यु हुई हैं, इसमें भी 3 जो मृत्यु हैं, 3% मृत्यु जो पुलिस लॉकअप में पुलिस थाने के अंदर हुई हैं, वे पुलिस एक्सेसिस के कारण हुई, ऐसा निष्कर्ष हमारे यहाँ के रिकॉर्ड 2015 से 19 के बेसिस पर बताते हैं।
बिल्कुल। लेकिन सर, अगर मुठभेड़ की बात करें, पुलिस जाति की बात यहीं नहीं रुकती है। मुठभेड़ इनकाउंटर्स जो हैं वो एक अलग समस्या हमारे सामने खड़ी करते हैं। पिछले 2 साल में 233 इनकाउंटर हुए हैं जिसमें लोग मारे गए हैं। पिछले 2 वर्षों में इनकाउंटर से मौत के मामलों में 69.5% की वृद्धि हुई है। मार्च में राज्यसभा में जो सरकार ने अपना जवाब दिया उसके अनुसार सभी 6 वर्षों में केवल एक बार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस मुठभेड़ों में मौत के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई या अभियोजन की सिफारिश की है। आखिर ये चुप्पी क्यों? एनएचआरसी इस संबंध में आखिर क्या कर रहा है कि सभी जानना चाहेंगे। और जहाँ तक इनकाउंटर की बात है, इनकाउंटर में जो अधिकांश जो हमारे पास डेटा उपलब्ध हैं, जो प्रकरण रजिस्टर हुए हैं, तो 2021-22 में जो एक वर्ष के भीतर 1/4/21 से 31/3/22 तक के जो हमारे यहाँ डेटा उपलब्ध है उसमें 153 इनकाउंटर के केस रजिस्टर हुए हमारे यहाँ। तो उसमें से अधिकांश केसेस इनकाउंटर डेथ के उन राज्यों के हैं जिसमें कि नक्सलाइट ऑपरेशन हो रहे हैं अथवा टेररिस्ट ऑपरेशन हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में 46 मृत्यु हुई हैं एनकाउंटर में, जहाँ की टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं। इसी प्रकार से आसाम में 18 मृत्यु हुई हैं एनकाउंटर में, बिहार में 4 मृत्यु हुई हैं, छत्तीसगढ़ जो कि नक्सलाइट से अधिकांश गंभीर रूप से पीड़ित है नक्सलाइट एक्शन से, उसमें 31 मृत्यु हुई हैं। झारखंड में 9 मृत्यु हुई हैं, उसमें भी नक्सलवादी काफ़ी सक्रिय हैं। उड़ीसा में 8 मृत्यु हुई हैं एनकाउंटर में। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में भी लगभग 11 मृत्यु हुई हैं। वेस्ट बंगाल में 2 मृत्यु हुई हैं एनकाउंटर में। दिल्ली में 3 मृत्यु हुई हैं एनकाउंटर में। तो अधिकांश मृत्यु जो हैं एनकाउंटर में हुई हैं उन राज्यों में जहाँ की नक्सलाइट या टेररिस्ट ऑपरेशन हैं, वर्तमान में ऑपरेट कर रहे हैं। साथ में इसी के साथ हमारे यहाँ जो डेटा उपलब्ध है उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में पुलिस पर्सनल को भी अपनी जान धोनी पड़ी है। 2020 के हमारे यहाँ जो डेटा उपलब्ध है वो प्रदर्शित करता है 526 पुलिस पर्सनल्स की मृत्यु पुलिस के एक्शन में हुई है, पुलिस के कार्य करते में हुई है। जी बिल्कुल। लेकिन सर ये समस्या कोई आज की नहीं है। जस्टिस एम एन वेंकटचलैया भी इस पर अपना विचार रखना चाह रहे हैं। सर, इंडिया हैज सीन 813 केसेस ऑफ एनकाउंटर किलिंग बिटवीन 2016 to 2017 and 2021 to 2022 with almost a 70% rise in the last 1 year. It showed analysis of NHRC data. How do you see this problem? Is NHRC capable of tackling this issue? If it is so, then how and what is the way? This kind of encounter killings is a cruel joke, and the very a cruel joke on the very idea of rule of law. We cannot wait for all the civilization changes and elevation of political culture to counter this menace of encounter killing. One suggestion I want to think maybe that jurists and legal philosophers may improve upon it, that every encounter killing must be treated as a homicide and registered as a homicide, and it must be followed by a judicial inquiry into the matter. Judicial inquiry into the matter to find out whether it is a culpable homicide or a justified homicide. There is an interesting analogy to this. Before the European Court of Human Rights, there was a case, I think it was from Turkey. The question was, somebody was killed in a police firing. That was sought to be justified by the state as a prerogative right of the government for maintaining law and order. And in fact, the concept is that physical force is the monopoly of the state. Physical force is the monopoly of the state.
And the European Court of Human Rights said, yes, you have it's a prerogative, fundamental duty function, prerogative function of the government to protect the law, to maintain law and order, and if need be, by use of force. But whenever a death occurs in firing, there must be a systemic inbuilt mechanism to have a judicial inquiry into the death. If you don't have a systemic system built into it, then the whole thing will amount to violation of human rights, and that kind of philosophy must be applied to this kind of encounter killings. बिल्कुल. और केवल एनकाउंटर्स का ही नहीं सर, SC/ST एक्ट के अगर तहत हम देखें तो तमाम एट्रोसिटीज़ जो हैं वो ऑलरेडी हो रही हैं, तमाम एक्ट होने के बावजूद जो नहीं होनी चाहिए थी. हमारे साथ जस्टिस KG बालाकृष्णन भी जुड़े हैं. और जस्टिस KG बालाकृष्णन, आई विल कम टू यू सर. Despite enacting ST/SC Act, atrocities against scheduled caste and tribes is continuing. How serious is the problem according to you? If the police is not registering the case, NHRC can see that the cases are registered against the concerned persons. And NHRC, large number of petitions are received in NHRC saying that in some states, when an allegation of rape is there, the victim is to get compensation, some compensation. Then after conviction also, there is a percentage of compensation. That compensation is, the NHRC see that the compensation is paid to the victim. That is, directions are given, and the direction could be given to the police, but the cases which are pending, the NHRC cannot give any direction. National Human Rights Commission has no role in matters which is pending in court. So the court's matters, the Act says it shall be, the NHRC shall not interfere in court matters if it is pending. I will say the conviction rate is less, and many times when the case reaches at a final stage, those who are oppressing will be a supervening force is there. They may try to influence the complainant or the witnesses. That is the main reason for the less percentage of conviction. बिल्कुल सर. प्रदीप जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी. दो तरीके की समस्याएं जिसे हमने देखा कि चाहे वो कस्टोडियल डेथ्स हों या इनकाउंटर्स हों, ST/SC से एट्रोसिटीज हों, इन तमाम कहानियों के बीच एक बड़ा मसला है जिसमें मानव के खिलाफ हो जाता है जब एक व्यक्ति को जीते जी मृत घोषित कर दिया जाता है. मुझे याद है आपने वो पूरा मामला किया था. मेनी पर्सन्स आर डिक्लेयर्ड डेड व्हाइल स्टिल alive, and they have to fight to prove their existence. What are law lacuna in this regard, and what has been your experience in this human rights area? I have interacted with so many persons, and also I have seen so many problems. One of them is like living dead men. They have a proper association in Azamgarh, in Jaunpur, in Varanasi. They have even cases in Bihar. So what's happening that the own family members, they are declaring their other relatives as dead, and they are trying to grab their property by manipulating the records of Tehsil and then block. That's how the things are happening. So such things has to be curbed, and in these issues, when the Tehsil is actually registering the name or they are changing the name in the Khasra and Khatoni and the records, they should also see and make sure that a proper notice period is there. And if they have not taken due care while changing the names in the records, then they should also be in the ambit of prosecution. And that's how things can be all right. Even in those days when Honorable Justice J.S. Burma was the chairman, similar problems were brought, and he tried very hard. Those days he said that in such cases where revenue records have been manipulated, why not you charge the officers who were actually involved
are guilty in this, because the officers have a duty bound responsibility to take due care. Otherwise they should be the complainant. In place of the victim, the officers who have recorded the names wrongly, they should be either complainant or accused. If they are not complainant, it means they are gloves in hand with the other accused persons and they are trying to do all this. So fundamental rights and human rights and atrocities and all everything, this only can be protected not only by the Human Rights Commission but also by the a kind of comprehensive steps and efforts made by the honorable members of the society. बिल्कुल सर, और अब तो इस पर फिल्म भी बन गई, तमाम फिल्में बनी हैं जिसमें कागज के इस खेल को दिखाया गया है। और इसके साथ साथ सर ये एक ऐसा मामला है जिसमें कोई जात धर्म की बात नहीं है। हर एक जात के लोग, हर एक धर्म के लोग इस तरह के मामलों में लगातार पीड़ित होते रहे हैं। और लेकिन इसके अलावा भी मानवाधिकार के सामने, तमाम मानवाधिकार आयोग के सामने और मानवाधिकार को लेकर इस विषय पर तमाम चुनौतियां हैं। हमारा वरिष्ठ पैनल हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ जस्टिस एम एन वेंकटचलैया, जस्टिस के जी बालाकृष्णन, जस्टिस अरुण मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप राय मौजूद हैं। सबसे पहले जस्टिस मिश्रा, आपके पास आना चाहूंगी। सर, आपने हाल ही में कहा कि यूएपीए जैसे विशेष कानून अब मानवाधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए थे, जिन्हें छीनने के लिए नहीं बल्कि मानवाधिकार के संरक्षण के लिए इसे बनाया गया था। आज लेकिन यूएपीए, एनएसए, एनडीपीएसए की तमाम धाराएं और पीएमएलए जैसे कानूनों का जो दुरुपयोग हो रहा है, उससे ऐसा लग रहा है कि जैसे जांच एजेंसियां इस पूरे लक्ष्य से भटक गई हैं। पुलिस और सरकार सभी कटघरे में है। आखिर ऐसे में एनएचआरसी से हम क्या उम्मीद करें? एनएचआरसी क्या कर रहा है, ये तमाम जनता जानना चाहती है। सर, सर्वप्रथम जो आपने कहा कि मेरा यह कथन था कि ये मानवाधिकारों का हनन इन एक्ट से हो रहा है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं था। मेरे स्टेटमेंट ये था, ह्यूमन राइट्स के, ये मानवाधिकारों की रक्षा के लिए ये कानून बनाए गए हैं। ये इस परिप्रेक्ष्य में था कि ये एक्ट जो अनलॉफुल, प्रिवेंशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स हैं, अथवा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, एनडीपीएस एक्ट है, पीएलएमए एक्ट है, ये एक्ट जो बनाए गए हैं मुख्य तौर से जो प्रथम 3 एक्ट्स हैं, कानून हैं, वे नक्सलाइट ऑपरेशन अथवा टेररिस्ट द्वारा जो परिस्थिति उत्पन्न कर दी गई है ह्यूमन राइट्स वायोलेशन की, समस्त देश में, पूरे विश्व में अगर कोई सबसे बड़ा वायोलेशन कर रहा है तो टेररिस्ट एक्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से जो वायोलेशन, जो उल्लंघन मानवाधिकारों का हो रहा है, उसको उन व्यक्तियों के, जो निरीह व्यक्तियों को मारा जा रहा है, जिनका कोई दोष नहीं है, जिन्होंने कानून में उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा, परंतु उनको जो एक शांतिपूर्वक अपने घर में निवास कर रहे हैं, उसको उसके घर में जाके मार दिया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को बचाव के, रक्षा के लिए, टेररिस्ट इत्यादि से रक्षा के लिए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, प्रिवेंटिव एक्शन इन एक्ट्स में लेना और इन एक्ट्स में विभिन्न प्रावधान बनाना, ये अगर वस्तुतः देखें तो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो टेररिस्ट के संबंध में कन्वेंशन बनाया गया है, उसमें ही यह उल्लेखित है कि इस प्रकार के कानून बनाए जाएं जो कि टेररिस्ट से आम लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करें। तो अगर आप सिर्फ ये सोचें कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति को या किसी व्यक्ति को बेजा तौर से इस एक्ट में पुलिस ने फंसाया, तो उसके लिए न्यायालय हैं। न्यायालय ये देखेगा कि प्रथम दृष्टया यह व्यक्ति दोषी है अथवा नहीं दोषी है। उस सूरत में अगर ये पाया जाता है तो उसको जमानत भी दी जा सकती है कि एक्ट के प्रावधान आकर्षित नहीं होते, इस कानून के प्रावधान आकर्षित नहीं होते, उसकी डिटेंशन भी क्वैश की जा सकती, निरस्त की जा सकती है न्यायालय के द्वारा, पर ये कोर्ट के द्वारा की जाएगा। एनएचआरसी का इसमें रोल, जहाँ की न्यायिक परिवेक्षा आवश्यक हो, जुडिशल रिव्यू आवश्यक हो, वहाँ कमीशन उसमें दखल नहीं दे सकता, अथवा जो कोर्ट के द्वारा कोर्ट में सब जुडिस मैटर हो उसमें हम दखल नहीं दे सकते। परंतु अगर कोर्ट एक बार ये पाता है कि इस व्यक्ति को झूठा फंसाया गया, इस
कानून के अंतर्गत झूठा प्रकरण चलाया गया, ये निष्कर्ष देता है, तो उसको उचित मुआवजा दिला सकते हैं और ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के आप आदेश दे सकते हैं जिसने उस व्यक्ति को झूठा उस प्रकरण में फंसाया, पर ऐसा निष्कर्ष न्यायालय के द्वारा आवश्यक है। Justice M.N. Venkatchalaya, I'll come to you, sir, on this point only. Today we have reports of human rights violation from the armed forces and paramilitary forces. Armed Forces Special Powers Act is still in force in many states. Is there a case to bring the armed forces and paramilitary forces under the jurisdiction of the NHRC? It's a very difficult question. As the structure of the NHRC as it now exists cannot handle this onerous responsibility of disciplining the armed forces. It's a very difficult question to answer, but one thing occurs to my mind. A synergy created by a combination of a system in which both the army and the NHRC participate can be thought of as a mechanism for supervision of violations of human rights by the armed forces, and particularly under the Armed Forces Special Powers Act. Bilkul. And Justice K.G. Balakrishnan, as Justice Venkatchalaya said, I mean, we need to do lots of thing to ensure our human rights, but hate speech against communities is also a violation of human rights. What can NHRC do about the hate speech? Can NHRC take suo motu cognizance of such incident and raise the issue? The hate speech is a sad thing, but many are overreacting. That is the problem. Sometimes it is not very hate, a mild statement. They say that it is hate speech and create a hubbub. That is not proper. If really something is creating problem, that is slandering one religion or anything done against the religious hates or religious, there are Hindus, there are so many gods, Islam, there is Nabi and all. If we speak ill of such things, of course there should be some remedy. It shall not be encouraged, because the problem is it will widen the rift between the religious groups. That shall not happen. Can NHRC take suo motu cognizance of such incident and raise its voice? The hate speech is a clear case of hate speech and the police is not taking action and there is a complaint. Of course, the NHRC can direct, they consider this and take appropriate action. That can be done by the NHRC. Justice Venkatchalaya, I want to know from you, sir, in this current scenario, what challenges does the judiciary faces in protecting human rights? For example, are changes needed in outdated draconian laws like sedition, UAPA Act, etc., handling hate speeches, etc.? Please comment on this, sir, because the common people is really suffers a lot with these laws. In one sense, this question has arisen before courts when courts orders involve a diversion of funds from the budget voted by a parliament. Can a court say, spend so much of money on this kind of relief of violation of human rights? There is an involvement of financial, diversion of financial discipline outside budget voted by the parliament. What is the justification? A very neat discussion occurs in a beautiful work published by Philip Alston and another co-author. The title of the book is Enforcing Human Rights through Bills of Rights. And there's a very interesting
argument presented about the validity of court's orders compelling diversion of funds into certain areas which the court considers an important area. Political discourse, all of us notice, has become crass. There is a deteriorating dignity and conspicuous lack of humor in the political debate and discourse. Whether courts can order good conduct, whether courts can order people to behave in a particular way, is something which is very, very difficult to handle. That topic is a bit of a problem. बिल्कुल। जस्टिस मिश्रा, इन विचाराधीन कैदियों की समस्या काफ़ी गंभीर है। मेरे पास कई सारे प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जिसमें लोग ये चाह रहे हैं कि मैं ये सवाल ज़रूर आपसे पूछूं। विचाराधीन कैदियों की जो समस्या है सर, अगर 4 में से 3 कैदी की हम बात करें तो विचाराधीन है और संख्या ये बढ़ती ही जा रही है। गरीबों, आदिवासियों और वंचितों की स्थिति अभी और गंभीर होती जा रही है क्योंकि न्याय तक उनकी पहुंच बेहद सीमित है। हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने भी इस समस्या के समाधान की अपील की थी। एनएचआरसी आखिर इस संबंध में क्या कर रहा है, ये जरूर मैं जानना चाहूंगी आपसे। कैदी अंडर ट्रायल की संख्या बढ़ी है पिछले कुछ सालों में, और ये संख्या जो बढ़ी है इसके कारण ये है कि जनसंख्या भी बढ़ी है, अपराध भी बढ़े हैं, नए तरह के अपराध बढ़े हैं, साइबर क्राइम्स बढ़े हैं, तो बैंक फ्रॉड्स बढ़े हैं। जो हमारे यहाँ एक ग्लोबलाइजेशन हुआ उससे भी नए प्रकार के अपराध उत्पन्न हुए हैं, तो उसमें संख्या में इजाफा अवश्य हुआ है। परंतु हमारे यहाँ अगर देखें तो न्यायालयों की संख्या अभी पर्याप्त नहीं कही जा सकती। जितने प्रकरण न्यायालयों में लंबित हैं, तो न्यायालयों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है और न्यायालय में त्वरित ट्रायल की आवश्यकता है। वकील लोग प्रकरण न बढ़वाएं, एडजॉर्नमेंट्स न लें, ये भी एक आवश्यकता है। एक सबसे बड़ा दुखी बात करने वाली ये होती है जो हमारी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हालांकि अब काफ़ी अच्छी मेहनत करके उन्होंने देश में चैतन्यता लाई है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अवेयरनेस भी उससे बढ़ी है, कानून के प्रति जागृति आई है, परंतु एक सक्षम वकील जो प्रोवाइड किया जाना चाहिए, मैं शुरू से ये सोचता रहा हूँ, जब जज भी था, वकील भी था, कि एक सक्षम वकील एक गरीब को प्रोवाइड किया जाना चाहिए लीगल एड कमेटी के द्वारा, लीगल सर्विसेज कमेटी के द्वारा। तो कई प्रकरणों में ये होता है कि या तो वो अपनी गरीबी के कारण अच्छा वकील नहीं लगा सकता, गरीब या पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, सामाजिक तौर से पिछड़ा व्यक्ति, अथवा उसका जिसका कोई सहारा नहीं है, तो उसको अपर्याप्त साक्ष्य के आधार पर भी कई बार सजा हो जाती है। तो ऐसे प्रकरणों में जब उसको एक बार सजा हो जाती है तो वो जेल से अपील करने के लिए उस पर पैसे नहीं होते, वो जेल अपील फाइल करता है और ऐसी जेल अपील्स में फिर वो एक एमिकस क्यूरी या फिर उसी प्रकार का वकील लगा देते हैं। और मैंने अधिकांशतः देखा कि एक सक्षम वकील अगर प्रोवाइड किया जाए ऐसे केसेस में तो हम अधिक न्याय कर सकेंगे और उसको इफ़ेक्टिव जो रियल जस्टिस है जो पहुंचा, उसको प्राप्त करने की जो पात्रता है प्रत्येक व्यक्ति को, इक्वल जस्टिस की हम बात जरूर करते हैं आर्टिकल 39A में, परंतु इक्वल जस्टिस तभी प्राप्त होगा। इक्वल जस्टिस का बहुत मायने हैं, परंतु इक्वल जस्टिस का एक मायना ये भी है कि आप उसको जो न्याय प्राप्ति में जो सहयोग कर रहे हैं वो पर्याप्त सहयोग होना चाहिए, सक्षम सहयोग होना चाहिए, ना कि उसको मात्र सहयोग प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति की जब हम न्यायालय में 20 साल बाद छोड़ते हैं, 14 साल बाद छोड़ते हैं, तो वो सजा ही अपनी पूरी काट चुका होता है। तो ऐसे प्रकरणों को न्यायालय को खुद देखना चाहिए, जेल अपील्स को जल्दी देखें, गरीबों के प्रकरणों को जल्दी देखें, जिस पे पैसा नहीं है उसको लीगल एड के प्रकरणों को जल्दी प्राथमिकता देकर उनको निपटाएं, जिससे गरीबों को अधिक जल्दी शीघ्रता से न्याय प्राप्त हो सके।
प्रदीप जी, आपके पास आना चाहूंगी। जस्टिस मिश्रा की ही बात को आगे बढ़ाऊंगी। जैसा कि जस्टिस मिश्रा ने कहा कि कानूनी सहायता के लिए अंडर ट्रायल और गरीब लोगों के लिए अच्छे वकीलों की कमी है। आखिर ये कमी क्यों है? इस मामले में नालसा क्या कर रहा है, या आप जैसे वकील या जो बार है डिफरेंट, वो किस तरह से हेल्पफुल हो सकती हैं इस तरह के कार्य के लिए? Actually, legal aid is a very good branch, but I have seen that on many occasions, the judges who are heading the state legal services authority, or even sometimes here at national level, they don't go for the hunting. Many lawyers, like in Supreme Court Bar Association, we have also started giving legal aid, and none of our member has ever charged a single penny from the National Legal Services Authority. So that is the spirit. We all want to provide legal services. Even as India Legal Aid Center, they are also doing a lot. So much legal references are coming, and they are trying to provide free legal aid. But other than this, you all have to motivate others. There should be some kind of recognition, and by finding, you should know that who are the lawyers who are good at the practice, who are actually interested in this kind of service. And sometimes we can also think to make it mandatory for each and every lawyer to provide legal aid. Like doctors, we have some provision that each and every doctor has to serve in the rural area. On the similar ground, we can also have the same for the lawyers. As far as legal aid is concerned, I feel that it is a most required branch. Actually, NALSA is trying to do a lot, but they are not able to reach out to the men or the common men who can actually support this. जी, और मेरे दर्शक तमाम प्रतिक्रिया, तमाम मसलों पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं, और हम अपने इस वरिष्ठ पैनल से आपके सवाल भी रखेंगे। सीधे जस्टिस वेंकटचलैया के पास ले जाना चाहूंगी आप सबों को। सर, एज द सेकंड चेयरमैन ऑफ द NHRC, यू enhanced this stature of this commission. Mrs. Mary Robinson, the then United Nations High Commissioner for Human Rights, had said that the NHRC of India is an example of what such a body can achieve even without powers, if it is properly constituted. How did NHRC did this exemplary work under your leadership, sir? Does it need more teeth now? Thank you for your compliment for the work that we did. It is a collective effort. No individual can take credit for it. We had excellent officers, very dedicated people who had faith in the philosophy of human rights. And so far as the teeth are concerned, if NHRC had the power to enforce its own orders, it will be embroiled in perpetual litigation. The whole philosophy of human rights is a cultural concept, a philosophical idea. It is how the government respond to and implement the recommendations of a body like the NHRC. It's a civilizational idea, and it's not a parallel court, a parallel criminal court to try. There are criminal courts to try offences, but the recommendations of the Human Rights Commission are at a philosophical level and at a theoretical level. And the culture of the state must be to respect the wisdom and the authority, the moral authority of such institutions. If you make it another parallel court, it will lose all its significance as a Human Rights Commission. It is a commission and not a court. The argument of teeth is not appropriate in the context of such commissions. बिल्कुल। और जस्टिस मिश्रा, आपके पास आऊंगे। जस्टिस वेंकटचलैया ने तो बहुत साफ तरीके से बताया कि आखिर रास्ता क्या होना चाहिए, कितनी ईमानदारी होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद आज भी ये महसूस किया जाता है कि NHRC को टिथलेस संस्था कही जाती है, और ये कहा जाता है कि और अधिक शक्ति की जरूरत है। अनेक बार ऐसा महसूस किया जाता है कि अगर NHRC के पास दंडात्मक शक्तियां हों तो ज्यादा काम होगा। क्या आपको लगता है कि अब ये सही समय है कि आयोग को और अधिक शक्तियां दी जाएं और कुछ इस तरह से उसे बनाया जाए, उसकी पूरी संरचना इस तरह से बदली जाए ताकि लोगों के अंदर NHRC एक ऐसे संस्था के रूप में स्थापित हो जो केवल कहती नहीं है बल्कि करके भी दिखाती है? कि हमारे आदेश सक्षम है, और वर्तमान में अगर जो स्थिति इसी में हम
काफ़ी सक्षम तौर से काम करने के लिए हमारे पर्याप्त जुडिक्शन हमारे पास है, और इसमें किसी अन्य टीथ जोड़ने की, मैं ये सोचना गलत है कि हम पे टीथ नहीं, कौन का विचार है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता क्यों ऐसा विचार है कि रिकमेंडेटरी पावर के रिकमेंडेशन स्वीकार नहीं कर रही शासन। आप उनसे पूछिए, सारी रिकमेंडेशन स्वीकार हो रही हैं। जब 90, 95, 99% तक स्वीकार हो रही हैं तो फिर ऐसा कैसे कहा जा सकता है कि टीथ नहीं है। हम पे पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, हमारे पास इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेशन टीम है। जहां वो लोग नहीं क्लिक कर पाते क्रिमिनल केसेस को, एक राजस्थान में जैसे महिला का केस था, उसका एग्जिस्टेंस को डिनाई कर दिया, हमारे यहाँ की इन्वेस्टिगेशन टीम गई सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, उसने ना कि उसका अस्तित्व पाया, बस को ढूंढ को भी दे दिया। तो ऐसा हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम इतना अच्छा कार्य करती है। Justice Balakrishnan, you have been the 6th chairman of NHRC and its longest serving chairman as well. During your term, you had taken many significant initiatives. Tell us about these all initiatives, and what do you think, sir, that what else we can do? When I joined the NHRC, we were getting large number of complaints. We were disposing of these complaints and complaints and complaints. Then I realized the real problem of the violation of human rights happens in the countryside of this in India. So we started. We went to the various states. We went to Chhattisgarh. We went to various states in Northeast, Rajasthan, then Madhya Pradesh, Maharashtra, then Andhra Pradesh, all the states. Then we have camp sitting. We received petitions on and heard the parties then and there and discuss the issues. Then after that discussions are over, all these 4-5 days sitting is over, we call the concerned secretaries of the government and the chief secretaries. Then we tell them, these are the problems in your state. They are all very, very cooperative. The chief secretaries and other secretaries are very cooperative. They themselves do not know. They have got such problems in this state. Then they say, we will certainly correct it. We will certainly complaints are we will deal with it and all. It was a very successful operation. These NHRC going to the states and conducting hearing. In some states 200 petitions were received. In Tamil Nadu we received 200 petitions. We received all the petitions. Many of them in Tamil. It was got translated by a collector. So we heard all of them. They were all satisfied. Then we realized they have got various problems which could be but single directions given by the NHRC will solve their problem, which they cannot come to the court because it is an expensive business. They have to engage a lawyer, pay a court fee and all. It's actually NHRC is a poor man's court. So many things many of the grievances can be redressed in NHRC. That is, but it should be effective. And the Indian National Human Rights Commission is a wonderful organization. It is big enough to cater to all the needs of the people. There are a large number of employees, dedicated employees. They are only think that there should be good leadership and encouragement to do the good to the people. Yes, sir, but sir, but still many state human rights commission don't have chiefs. And still their working is also not monitored as they don't come under NHRC. What can be done to streamline state commissions? How to upgrade NHRC organization? That is a different challenge, sir. How do you see this problem? So during my time, we have these violations of the human rights. There was a proposal to initiate human rights courts. Then we had also taken initial steps to start human rights courts. But then already in many states that power is entrusted to the district judge cadre officer. So they are dealing with it. But there could be separate
if a separate human rights courts is envisaged in the act, but it is for implementing it is not that easy. That is one step we had tried. Then we have the is always a recommendatory body. Some people may say that this is not very effective, it's only a recommendatory body, is not effective, but it is not correct. Even though it is recommendatory body, 99% of the recommendations are complied with by the state, and sometimes the moment the notice is issued, the compensation is paid, and some of the some states there are large number of petitions are received, but the government was very cooperative. That is to be, and I can quote one instance where the public this PWD Public Works Department constructed a road through a private property without making acquisition of the land. So they simply constructed a tar road. The people who are walking through that property, so they thought it is a public road. But the moment then the owner filed a petition that my land was taken over by the government, I have not been given any compensation, because if he has to, there should be a reference to the reference, there should be public need, acquisition, all those procedures, nothing happened. But the moment the notice was issued to the government, they paid the compensation. So that is something which is very helpful to the, but we should watch and see that the orders are implemented, and we have got there is a police officers for conducting investigation, and the inquiry could be conducted effectively, and a real report should reach the commission. Then they give direction. All states are very cooperative. They don't, during my time I did not find any difficulty in saying no. Sometime the individual officers commit mistakes, and the state is asked to pay compensation. Then the state is trying to recover that money from that officer, because he who created the problem. Then that person goes to the court saying that I have not done anything, this is somebody else. Only such cases, such orders are challenged in court. बिल्कुल। और यहाँ पर प्रदीप जी, आपसे भी पूछना चाहूंगी कि व्हाट हैज बीन योर पर्सनल एक्सपीरियंस विद द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सर इयर्स बैक इन सॉरी प्रदीप जी, मैं आपसे यहाँ पर जरूर पूछना चाहूंगी सर कि तमाम स्थितियों के बावजूद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ आपका क्या कोई व्यक्तिगत अनुभव रहा है? मुझे याद है कि वाराणसी में वर्षों पहले एक घटना हुई थी जिसकी चर्चा आपने हमसे की थी कि एनएचआरसी के प्रमुख के रूप में न्यायमूर्ति वेंकट चलैया ने जिसमें हस्तक्षेप किया। क्या आप हमें वो पूरा वाकया बता सकते हैं जिसकी वजह से आप की रुचि मानवाधिकार के तमाम मामलों में आई और उसके बाद से आप तमाम मामले करते रहते हैं इससे जुड़े हुए? क्या आपको लगता है कि वो एक माइलस्टोन था जहां पर आम लोगों तक न्याय पहुंचा, वो भी एनएचआरसी की तरफ से? बनारस के अंदर जो ह्यूमन राइट्स कमीशन का जो पहला इंटरेक्शन मेरा हुआ था, उसमें हमारे छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई थी पीएसी की तरफ से, और उसमें हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराई भारत के उस समय के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एमएन वेंकट चलैया जी के समक्ष, और उन्होंने उस पर बड़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले के अंदर जो भी दोषी पुलिसकर्मी थे या पीएसी के लोग थे, उनकी सैलरी से पैसे काट करके जो छात्र थे उनको दिलवाया। तो हर छात्र को उसमें 25-25 हजार रुपये दिए गए थे जो घायल हुए थे उसमें। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने के लिए। और उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट हमेशा के लिए एक इंटरेक्शन हो गया नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ। मैं उनके साथ काफ़ी दिन काम किया, फिर जेएस वर्मा जी के साथ काम किया। मैंने देखा कि प्रिजन रिफॉर्म के ऊपर, जो अब बाकी और बाल मजदूरों के ऊपर और कई तरह के कानूनी मदद के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया। तब नालसा भी धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आया, बाकी चीज़ें भी आई, इनका प्रभाव भी बढ़ा। मगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जिंदा करना और बढ़ाने का जो काम था वो एमएन वेंकट चलैया ने किया, और उसके बाद जेएस वर्मा ने भी इस पे काफी कुछ काम किया।
तो आज मानवाधिकार हनन एक जुमला नहीं है बल्कि कड़वी सच्चाई है। इस सच्चाई से हम आंख नहीं चुरा सकते, अनदेखी नहीं कर सकते। पिछले एक साल में NHRC के पास मानवाधिकार हनन की 1,16,675 शिकायतें आई हैं। इसी से हमें समस्या की संगीनता का अंदाजा हो जाता है। और पर एक अच्छी बात यह है कि लोगों का भरोसा आयोग पर बढ़ा ही है। और इसी नोट पर मैं आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि इस पैनल ने न केवल मानवाधिकार हनन के तमाम जो रास्ते हैं, उन रास्तों से, उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए ये बताया, बल्कि बहुत सच्चाई से, बहुत ईमानदारी से 140 करोड़ जनता तक मानवाधिकार के तमाम जो उसके अधिकार हैं, मानव तक उसके अधिकार को कैसे सुरक्षित और संरक्षित किया जाए, इसके बारे में भी कमेंट किया, टिप्पणी की। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मानवाधिकार हनन के मामले जो बढ़ रहे हैं वो अब NHRC के दायरे में आने की वजह से और NHRC के बारे में तमाम लोगों तक जानकारी पहुंचने की वजह से लोग हनन के तमाम मामलों के लिए NHRC का दरवाजा खटखटाते हैं। वही NHRC अपने स्तर पर पहल भी करता रहता है। एक साल में 53 केस को स्वतः संज्ञान में लिया गया, 9,14,25,000 का मुआवजा दिया गया। जाहिर है कि काम तो हो रहा है, लेकिन समस्या इतनी गंभीर और विकराल है कि इसे सिर्फ NHRC अकेले नहीं निपट सकता। न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन और सरकारें सभी को हाथ मिलाना होगा, तभी मानवाधिकार सुरक्षित रह पाएगा। और ये भी तय है कि यदि एक स्वस्थ प्रजातंत्र की ओर हम बढ़ना चाहते हैं और एक मजबूत देश बने रहना चाहते हैं, तो हमें अपने देश के अधिकारों को बिल्कुल सुरक्षित रखना पड़ेगा। हर एक व्यक्ति के मानवाधिकार की सुरक्षा हमें करनी पड़ेगी। तो इस उम्मीद में कि हम सभी का मानवाधिकार सुरक्षित रहेगा, आज बस इतना ही। नमस्कार।